हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम दे रखे हैं, तो आपको इस चैप्टर के लिए आरटीपी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तब जाके आपको अच्छे खासे क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन कवर होंगे, तो आपको उनको तो ज़रूर करना है। और इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो तो चलो उनके अंदर इतनी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत जो किस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैंकिंग का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके अंदर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे बनने शुरू होंगे। तो जितने आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें सहूलियत होगी और उतना ज़्यादा आपसे सही होने लगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने हैं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, रेशियो के अंदर भी आपने ऐसा कहा और इसके अंदर भी ऐसा कहा, क्योंकि ये जो रेशियो के अंदर अगर मैं क्वेश्चन करवा भी दूंगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो में आपने अगर प्रैक्टिस किया, अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं, तब जाके आपका चैप्टर जो आपका कवर होगा। और मुझे पता है कुछ नहीं किया अभी तक, और कईयों ने अभी तक वो फॉर्मूले याद भी नहीं किया और उस चैप्टर को वैसे ही छोड़ा। आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद का नुकसान कर रहे हो। अगर कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। और एडवांस अकाउंट में अब देखो, सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि मेरे को पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट जो वो कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर शुरुआत वाला देखें तो शुरुआत वाले लेक्चर है उसके अंदर तो 400-500 स्टूडेंट जो है उनका व्यू है और वो कंटिन्यू विजिट किया उन्होंने 3-4 चैप्टर तक। और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे कम होते होते अब जो एस वाला पार्ट है उसके अंदर 30-40 का व्यू है। अगर आपका एडवांस अकाउंट के अंदर एस जो है वो कमज़ोर है तो आप किसी हालत के अंदर आप एग्जाम से नहीं ला सकते, ये कन्फर्म है। रीज़न क्या है, कुछ तो कारण होगा, तभी तो इंस्टीट्यूट भाई मैंने कॉस्टिंग का करवाया, अकाउंट का करवाया, जब स्टडी मटेरियल पूरा करवाया तो मैं क्वेश्चन पेपर भी मैं खुद ही करवा सकता था, हाथों हाथ ही करवा सकता था। लेकिन मैंने क्यों उनको टाइम दिया कि आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, ताकि आपको पता चले कि इंस्टीट्यूट किन को इम्पोर्टेंट मानता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और वैसा अगर आप एडवांस अकाउंट पेपर देखोगे तो वहाँ पर कंपलसरी में किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो वो एस को इम्पोर्टेंट मानती है, तो एस अगर आपके अच्छे हैं तभी जाके आपका एग्जाम्सन आएगा। और तो जितना हो सके, अगर जितना जल्दी अकल आएगी आपको जितना उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो अगर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अभी से शुरू कर दीजिए। एस वगैरह जो भी है इनके जितने बाकी है वो सारे कवर कीजिए और साथ में रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो आपको होगा फ़ायदा उससे। और नहीं तो फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद में रोगे और रोने के बाद में वापस पढ़ना पड़े, उससे अच्छा एक बार के अंदर उसको कंप्लीट करो, ख़त्म करो। अगर जल्दी से ये बनोगे तो आपकी लाइफ के अंदर 2-3 साल ऐसे मिलेंगे जब आप फुल मज़े कर सकते हो। बैचलर लाइफ, शानदार लाइफ जो होती है वो मिलेगी। तो और नहीं तो फिर घसीटते 28-29 साल की उम्र के अंदर जाके सीए बनो, 30 साल की उम्र में, और फिर सीए बनते से ही शादी हो गई और फिर बस वो एक रिदम के अंदर चले, तो आपको अपने लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। टाइम अच्छा खासा मिला है, कल का पेपर दिया, मुझे पता है कुछ ने दिया है, कई लोगों ने उस पेपर को नहीं किया है। आप किसी और के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खुद के साथ चीट कर रहे हैं। अगर पेपर दिया है, मैंने उसको बनाने में जितना टाइम लगा है तो आपको भी उतना टाइम देना चाहिए और उस पेपर को करना चाहिए। तो आते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पहले सबसे पहले जो है वो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर। देखो अब अपन यहाँ पर जो है मेरा जो अप्रोच होगा वो मैं जो यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाऊँगा कि जिससे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो वो समझ आ जाए। रीज़न ये, क्योंकि अगर इन डेप्थ चले गए ना तो दिक्कत ये होगी, क्योंकि बैंकिंग जो वो बहुत बड़ा ये एक एक्चुअल में चैप्टर नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। अगर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन कभी की हो या फिर उनका सिलेबस देखा हो तो आपको पता होगा कि ये जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो बैंकिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अपन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन इतना पढ़ेंगे जिससे अपने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एक है एसएलआर। एक तो है कैश रिजर्व रेशियो और एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों रेशियो होते हैं क्या, देखो बैंकिंग जो है वो क्या है,
हर इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई कंट्री डेवलप होगी तो वो कब होगी? जब उसके बिजनेस डेवलप होंगे। और बिजनेस कब डेवलप होंगे? तो दो चीज़ें चाहिए उसको, एक कैपिटल चाहिए और एक लेबर चाहिए, ठीक है। तो एक लेबर की मोबिलिटी होनी चाहिए हर कंट्री में और एक कैपिटल की मोबिलिटी होनी चाहिए। कैपिटल की मोबिलिटी कैसे होती है? जैसे मेरे पास फंड पड़ा है, बहुत पैसा पड़ा है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, तो मेरे लिए वो इतना यूज़ में नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, वो पैसा बैंक को दिया, बैंक मुझे क्या करे, थोड़ा बहुत ब्याज दे रही है। अब सपोज आपके पास जो आइडिया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? पैसों की ज़रूरत है। तो बैंक ने वो पैसा मुझसे लेके क्या कर दिया? आपको दे दिया। क्लियर है? अब आपने वो पैसा लेके क्या किया? बिजनेस किया, और उससे क्या हुआ? आपने अपना कमाया और जो पैसा ब्याज वगैरह था वो बैंक को दिया और बैंक ने मुझे दे दिया। अल्टीमेटली सबका फ़ायदा हुआ। लेकिन एक्चुअल में अपन देखें तो इन सब्सटेंस ट्रांजेक्शन क्या हुआ है कि मोबिलिटी ऑफ फंड, पैसा जहाँ अनयूज पड़ा था वहाँ से पैसा लेके जहाँ पैसों की ज़रूरत थी वहाँ पैसा पहुँचा दिया गया, ताकि उससे कुछ यूज़फुल एक्टिविटी हो सके। समझ पा रहे हो? अब अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हुआ तो मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो फेल होगा। तो हर जो कंट्री है वो चाहता है कि उसका बैंकिंग सिस्टम है जो वो क्या रहे, स्टेबल रहे और सही से रहे। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तो 2007-8 का जो रिसेशन है वो आपको पता है पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम के फेलियर की वजह से ही हुआ। तो बैंकिंग सिस्टम जब फेल होता है तो पूरी इकोनॉमी जो वो क्या चली जाती है, रिसेशन के अंदर चली जाती है। तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई बैंक जो है वो क्या हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन है जो देखिए। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1928 से लेके लगभग फॉरेनर जो थे, मतलब जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या चाहा कि हम क्या करें, इनके इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करें। और वो उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बाद वो इंडिया में बैंक के उन्होंने ओपन कर दी, लेकिन लोग उनके अंदर पैसा उतना डिपॉजिट करवाते ही नहीं थे। अपनी सेविंग जो वो अपने पास रखते थे, बैंकों के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाते। फिर उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, एक हिल्टन कमीशन करके बनाया। उस कमीशन ने क्या किया, उसको कहा कि भाई पता करो कि इंडिया के लोग जो है वो एक्चुअल में बैंकों में पैसा क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे। तो ऐसी काफ़ी सारी चली और फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बैंकिंग सिस्टम है जो उनका डेवलप नहीं कर पाए। तो उस केस के अंदर उन्होंने एक अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई हम बैंकिंग सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब किस कारण पता नहीं इंडिया के अंदर वो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो वो भेजिए। तो फिर एक बुक थी जो उनके पास आई थी, द वैल्यू ऑफ ₹1 करके बुक वैल्यू, वो जो उसका टाइटल था, और वो बुक आई थी उनके पास आई। तो उन्होंने कहा कि किसी इंडियन ने लेके उन्होंने साइड में कर दिया, और फिर इस तरीके से चलता रहा। 1933 या 34 में उन्होंने कहा कि यार अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, चलो उस बुक को देखते हैं। फिर उस बुक को उन्होंने देखा और उस बुक के हिसाब से उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, और फिर 1935 में उन्होंने क्या किया, RBI को डेवलप किया। उस बुक में यही था, मतलब मोटे तौर पर यही था कि भाई इंडियन जो है वो क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। अगर बैंकों की कोई सिक्योरिटी लेने वाला होगा, कोई गारंटी लेने वाला होगा कि इस बैंक के अंदर जो पैसा जमा करवाए वो सेफ़ है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लोग पैसा जमा करवाने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को लगाने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज बैंक रखना होगा। तो वो सेंट्रलाइज बैंक किसको रखा गया, RBI को रखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, सारी जो बैंक है उनको क्या करती है, मॉनिटर करती है। अब किसी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया तो वो बैंक की एक तरीके से RBI जो वो क्या है, मदर है, और वो उनकी क्या करती है, गारंटी देती है। क्लियर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या चाहती है कि भाई बैंक जो है वो कभी भी अब मतलब बंद होने के कगार पे नहीं आए। तो वो उसके लिए क्या करती है, बहुत सारे मेजर लेती है। और RBI जो है वो बैंकों के थ्रू ही क्या करती है, इकोनॉमी में रिसेशन, मतलब अगर पैसा कई बार उनको लगता है कि भाई इकोनॉमी के अंदर पैसों की कमी है, अब पैसा जो है इकोनॉमी में भेजना चाहिए, मतलब कंट्री के अंदर पैसा है जो लाना चाहिए। और कई बार जो वो क्या करना चाहती है, इकोनॉमी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई तो वो क्या सोचती है कि भाई अब जो पैसा वापस ले लेना चाहिए, तो वो उसको क्या कर देती है, वापस रोकने की भी कोशिश करती है। तो RBI जो है वो एक पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। RBI जो वो एक पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके जरिए ये सारे के सारे मेजर जो है वो लिए जाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे मेजर है, जिसमें से क्या है, कुछ मेजर जो है वो यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर काम आएंगे। जिसमें पहला जो है वो कैश रिजर्व रेशियो, और सेकंड है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सपोज इकोनॉमी के अंदर क्या है, बहुत सारा पैसा है जो जा चुका है, मतलब उस वजह से अगर पैसा सबके पास ज़्यादा होगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर हर किसी की परचेजिंग पावर है जो ज़्यादा हो गई, सपोज मेरे पास भी बहुत सारा पैसा पड़ा है, आपके पास भी बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा,
आप भी किसी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत है तो उसके लिए आप भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो, मैं भी पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन है जो बढ़ जाएगा। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसों का आउटफ्लो हो जाए तो उसके बाद में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि उसके अंदर इन्फ्लेशन है जो इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब सपोज इन्फ्लेशन है जो इंक्रीज़ हो रहा है और उनको क्या करना है, आरबीआई चाहती है कि भाई अब क्या करें, इन्फ्लेशन को रोकना है, या गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्या करें, इन्फ्लेशन को रोकें। तो वो आरबीआई को कहती है कि भाई अब हम इन्फ्लेशन रोकना चाहते हैं, आप कुछ मेजर लीजिए। तो उस मेजर में से वो क्या करेगी, आरबीआई जो वो क्या करते हैं, आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर जो है इनको बढ़ा देती है। उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे रेपो रेट वगैरह उनके बारे में बहुत सारी और मेजर हैं, अपने यहाँ पर मेन दो है, इनके बारे में बात करें तो कैश रेशियो रिजर्व रेशियो क्या होता है कि इतना पैसा जो है वो क्या करना होगा, बैंकों को आरबीआई के पास या खुद के पास कैश के रूप में रखना होगा। अब सपोज ये 4% और उन्होंने इंक्रीज़ करके 6% कर दिया, मतलब कि पहले 4% पैसा या आरबीआई के पास या खुद के पास रोक के रखना पड़ता था, मतलब कि 96% जो वो क्या कर सकते थे, पैसा लोगों को उधार दे सकते थे। अब उन्होंने 6% कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब उन्हें 6% रोक के रखना होगा और 94% है जो वो बाहर मार्केट के अंदर दे सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर दे सकते हैं। तो क्योंकि बैंक अब पैसा कम बाहर दे सकते हैं, उस वजह से क्या करेंगे, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल हो सकता है। वैसा स्टेजरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो में कि भाई या तो कैश के अंदर या आरबीआई के अंदर इसी तरीके से रखना होता है। स्टेजरी लिक्विडिटी रेशियो में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन होता है कि यहाँ पर भी पैसा है जो रख सकते हो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो उसके अंदर तो चेंजेज है जो बहुत कम आता है, 4% और कंटिन्यूसली 4% ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने परसेंटेज क्या किया जो ये ब्लैंक छोड़ रखा है। रीज़न ये कि एग्जाम में जब जाओ तो उससे पहले एक बार सीआरआर का परसेंटेज और एसएलआर का परसेंटेज है देख लीजिए। एसएलआर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेज है जो होते रहते हैं। तो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या करना होता है, अभी तो जैसे 4% है तो 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका 4% क्या करना होगा, उन्हें मेंटेन करना होगा बैंक को। क्या, विद इट सेल्फ, या तो खुद के पास मेंटेन करो या विद बैलेंस इन करंट अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस रखो, या विद आरबीआई या आरबीआई के पास रखो। सर नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, देखो अब हम जो है वो बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, तो एक एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक जो है वो हम क्या करवाते हैं, एफडी करवाते हैं। तो जो हम जब चाहें तब हम हमारा एटीएम जो है वो एटीएम के थ्रू अगर हम पैसा विड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट, कि जब हमने डिमांड किया तब हमने वापस विड्रॉ किया। क्लियर है? तो ये कैसे डिपॉजिट कहलाएगी, डिमांड डिपॉजिट। और एक होती है टाइम डिपॉजिट, हमने एफडी करवा दिया 2 साल का, तो अब हम जब चाहे तब पैसा नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना होगा, 2 साल इंतजार करना होगा, 2 साल बाद में ही हम पैसा है जो विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जिसके अंदर जो डिपॉजिट है वो जब चाहे पैसा वापस है जो ले सकता है। और टाइम डिपॉजिट के अंदर स्पेसिफिक टाइम के बाद ही डिपॉजिट है जो पैसा ले सकता है। तो बैंक की जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है, दोनों का मिला के नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है, उसका 4% उसे क्या करना होगा, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन करोगे मतलब सर आप नहीं करोगे, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, फॉर्मेट में पूरा समझाऊंगा लेकिन क्वेश्चन आपको करने होंगे। रीज़न ये क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, और वो क्वेश्चन ऐसा ना करें, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने क्या किया, क्वेश्चन देखा और नीचे टिक टिक किया, इस तरीके से उसके क्वेश्चन को मत कीजिएगा। आराम से 4 क्वेश्चन जो है वो इलस्ट्रेशन है और 2-3 क्वेश्चन होंगे, 7 के 7 क्वेश्चन को आराम से बैठ के हाथ से एक बार फॉर्मेट है जो बना के उनके क्वेश्चन को कीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, सारा पॉइंट है जो समझ आएगा, आराम से समझ आएगा और आराम से होगा। लेकिन मेन ये है कि वो फॉर्मेट अगर आप हाथ से बनाओगे तो वो आपको बैठ जाएगा। हाँ, उसके अंदर डाउट जो आएंगे ना, जो आपके प्रोबेबल डाउट है, वो मैं यहाँ पर साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सर प्रोबेबल डाउट कौन कौन से, तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये जो अमाउंट दे रखे होंगे विद इट सेल्फ और बैलेंस इन करंट अकाउंट और विद आरबीआई, तो ये जो है कैश रिजर्व रेशियो 4% होना चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं है तो इतना पैसा आपको क्या करना होगा, लाना होगा, मतलब कि इतना पैसा कैश के अंदर या विद आरबीआई है जो लाना होगा। अगर मतलब कम पड़ रहा है तो किसी और से लेके इसके अंदर पैसा रखना होगा। समझ आ रही बात? पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड जो वो एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी क्या है, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लेकिन इसको आप जरूर एग्जाम में जाओ उस वक्त आप क्या करो, इसको चेक करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी चेंजेज आ रहे हैं,
बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, जिस वजह से। कैश रिजर्व रेशियो में क्या कर सकते हो, किस फॉर्म में रख सकते हो, या तो अपने पास रखो, या करंट अकाउंट रखो, या आरबीआई के पास रखो। मतलब अल्टीमेटली कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश के फॉर्मेट में ही रखना है, या तो खुद के पास कैश के फॉर्मेट में, या करंट अकाउंट में, या फिर आप आरबीआई के पास, ठीक है। लेकिन एसएलआर के अंदर क्या है, एसएलआर जो वो 20, 21, 22% इतना रहता है, 17 से लेकर 25 के बीच में, नॉर्मल इतने के बीच में रहता है। तो एसएलआर के अंदर सिर्फ कैश में नहीं है, उसके अलावा भी कुछ जो है वो दे रखा है कि इनके अंदर आप पैसा रख सकते हो। कैश के अंदर रख सकते हो, या गोल्ड के अंदर रख सकते हो, या इन अकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो वो आरबीआई जो अप्रूव करती है कि भाई ये सिक्योरिटी, इन सिक्योरिटी के अंदर आप पैसा है जो रख सकते हो, तो वो सिक्योरिटी जो है यहाँ पर कवर होगी। क्लियर है। इन तीनों में मिला के नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का इतना परसेंटेज है जो रखना होगा, ये क्या हो जाएगा, एसएलआर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसका क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, आइसोलेटेड क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और किस तरीके से होता है, तो देखिएगा भाई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब कुछ वर्ड है जो आपको दिक्कत दे रहे होंगे, एक तो कैपिटल फंड, तीनों ही वैसे वर्ड दिक्कत ही दे रहे हैं कि भाई ये इनका मतलब क्या, कैपिटल फंड का मतलब है। तो कैपिटल फंड का मतलब है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, और टीयर 2 की कैपिटल जितना होगा उसका कितना लेना है, 45% ही लेना है। अगर 200 रुपये तो 200 का 45% मतलब 90 रुपये लेंगे, ठीक है। मतलब 55% डिस्काउंट होता है, मतलब जितना टीयर 2 कैपिटल होगी उसमें से 55% क्या करेंगे, लेस करें। डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इंटू 100, मतलब कैपिटल फंड का मतलब है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। अब समझिएगा, मोटे तौर पे समझिएगा। पहले टीयर 1 कैपिटल कैसी है, ऐसी कैपिटल जो आपकी परमानेंट नेचर की। टीयर 1 कैपिटल जो है वो कैसी है, ऐसी कैपिटल जो आपकी परमानेंट नेचर की। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेज है, और चेंजेज कैसा है कि इसके अंदर कैपिटल होगी और उसके अंदर से अगर कोई इनटेंजिबल एसेट वगैरह है तो वो सारी की सारी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल और उसका रिजर्व का कौन सा पोर्शन लेंगे, जो परमानेंट नेचर का है, जो क्या है, परमानेंट नेचर का। टीयर 2 के अंदर क्या लेंगे, जो या तो मतलब कि परमानेंट नेचर का नहीं है, या फिर जो एक्चुअल के अंदर क्रिएट नहीं होना चाहिए लेकिन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल का प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट जो है उस नेचर का नहीं होता है, तो वो किस में आएगा, टीयर 2 में आएगा। इस वजह से टीयर 2 में क्या किया जाता है, टीयर 2 की जितनी कैपिटल होती है उसमें 55% हम क्या कर लेते हैं, 55% हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और उसकी सिर्फ 45% ही वैल्यू लेते हैं। क्लियर। ये तो है मोटे तौर पर। सर रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, तो बैंकें हैं, बैंकें तो बहुत सारे लोगों को लोन देगी, बहुत सारे लोगों को एडवांसेस देगी और बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब उनके इन्वेस्ट जो है उनकी रिस्क परसेंटेज दे रखी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है या फिर लोन आपने इसको दिया तो इतने रिस्क है, इसके अंदर इतने रिस्क है, इसके अंदर इतने रिस्क है। तो उसके हिसाब से आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से होता है वो रिस्क वेट के हिसाब से। तो सपोज 100 करोड़ का लोन दिया और उसका रिस्क परसेंटेज जो वो आरबीआई ने 100% बता रखा है, तो उस 100 करोड़ को क्या करेंगे, रिस्क वेटेड एसेट कितना, 100 करोड़ मानेंगे। अगर 100 करोड़ और उसकी रिस्क जो परसेंटेज है वो आरबीआई ने 20% दे रखा है, तो मतलब वो कितना रिस्क वेटेड एसेट में आएगा, 20 करोड़ ही आएगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से रिस्क वेटेड एसेट होता है, आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। थर्ड जो वर्ड है वो कैसा है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या है, अब बैंक जो होती है वो कई जगह क्या करती है, गारंटी देती है, एलसी देती है। एलसी क्या होती है, एलजी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि सपोज आप जो है वो क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर पैसा आपको बाहर से आने वाला है या जाने वाला है, मतलब या तो बाहर से पैसा आने वाला है या बाहर से गुड्स आने वाले हैं। तो बाहर वाला आदमी आप पे भरोसा कैसे करें, तो वो तो भरोसा कर नहीं सकता, लेकिन उसको हमारे यहाँ की बैंक पे ज़रूर भरोसा होता है। तो उस केस के अंदर क्या करते हैं, हम हमारे बैंक के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा उस बाहर से पैसा आने वाला, जब पैसा आए तो आप ले लेना, लेकिन उसको गारंटी के तौर पे दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जो इशू करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होगा, वो हमें एक डॉक्यूमेंट दे देगा और हम वो डॉक्यूमेंट है जो जाके क्या कर देंगे, उसको दे देंगे, तो वो जाके अपने वहाँ बैंक के अंदर जमा करवा देगा। तो वो सेफ हो गया कि भाई यहाँ पैसा आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमारी बैंक ने गारंटी दे रखी है। तो कल को अगर हमने पैसा नहीं भी दिया तो वो हमारी बैंक से पैसा ले सकता है। तो वहाँ से गुड्स उसने डिस्पैच कर दिया। क्लियर है, समझ पा रहे बात। तो ये कैसा होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जो पीएनबी का जो घोटाला हुआ था वो किस पे था, लेटर ऑफ क्रेडिट पे ही था। जो पीएनबी का था वो सिस्टम कैसा था, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, उस वजह से उनके अंदर उन्होंने कुछ घोटाला किया था। तो ये जो गारंटी वगैरह हो गई, ये सारे सारे क्या होंगे, क्या बैलेंस शीट के अंदर लिखे जाएंगे क्या, नहीं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। ये क्या होंगे, ऑफ द बैलेंस शीट आइटम कहलाते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट के बाहर के आइटम।
समझ पा रहे हो? क्योंकि गारंटी एक्चुअली अंदर गारंटी का तो मतलब कि हमारा सेकंड ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन तो कस्टमर का, वो अगर पे नहीं करता है तो फिर हमारा पे करने का है। तो क्या हमारी लाइबिलिटी है क्या? नहीं, हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो ये ऑफ द बैलेंस शीट आइटम कहे जाता है। तो टीयर 1 कैपिटल, अब टीयर 1 कैपिटल के अंदर कुछ एक वर्ड आएंगे जो आपको क्या करना होगा, आपको दिक्कत कि लगेगा कि यार इनका मतलब क्या होता है। ज़्यादा उनके मतलब के अंदर या ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पर सिर्फ जो है भाई अपने को अल्टीमेटली ये चैप्टर जो कंप्लीट करना है और अपने क्वेश्चन जो है वो सारे बन जाए उतना समझना है। समझ आ रही बात? क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर अगर जाएंगे तो वो बहुत डिटेल के अंदर जा सकते हैं अपन। रीज़न ये क्योंकि बैंकिंग अपने आप में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, तो अपन इन डिटेल बहुत जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना लेंथी डिस्कशन नहीं रखेंगे इसका, उतना ही डिस्कशन रखेंगे जितना अपने को ज़रूरी है, जितने से अपने क्वेश्चन बन जाते हैं उतना। तो टीयर 1 में क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल, स्टेचुटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। इनोवेटिव नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एलिजिबल फॉर टीयर 1, जो टीयर 1 में एलिजिबल है, आरबीआई बताता है कि हाँ ये टीयर 1 में। और इनोवेटिव परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है और जो टीयर 1 में आने के लिए तैयार है, मतलब कि एलिजिबल है। और कैपिटल लेजर रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ असेट, ठीक है। कैपिटल लेजर के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है जो भी, लेकिन ध्यान रखना वो उसमें वो कितना होना चाहिए, जो असेट की सेल की वजह से होना चाहिए, मतलब कि रियलाइज। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर जो भी देखे वो सारे रियलाइज टाइप के होते हैं। पेड अप कैपिटल, स्टेज रिजर्व, फ्री रिजर्व वगैरह सारे इसके अंदर रहेंगे। तो ये 6, उसमें से क्या करना है, 2 चीज़ें रिड्यूस करनी है। रिड्यूस क्या करनी है? इनटेंजिबल एसेट एंड लॉसेज, अगर कोई इनटेंजिबल एसेट और लॉस है तो उनको, और एक DTA को लेस करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 के अंदर क्या आएगा? अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। टीयर 2 के अंदर देखो इनके लक्षण देख के भी आपको पता चल रहा है कि इनके अंदर से 55% का डिस्काउंट लेस करना चाहिए, ठीक। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो इक्विटी के जैसे होते हैं, ठीक है, जिसमें इक्विटी जैसा कंपोनेंट होता है। सबऑर्डिनेटेड डेप्ट और इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, इन सब का टोटल जो वो क्या बनेगा? टीयर 2 कैपिटल बनेगा। उसके बाद में आता है रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट जो है, रिस्क का परसेंटेज जो आरबीआई ने दे रखा है, यूँ समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ लीजिए। आरबीआई जो है वो क्या करती है, अगर यूँ समझने जाओगे तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आरबीआई जो है वो किस को मानती है कि उनको पैसा दिया तो कोई भी तरीके की रिस्क नहीं है। तो वो है, आरबीआई कहती है सबसे ज़्यादा सेफ जो है वो हम है, और दूसरा है जो सरकार है। अगर सरकार पे भी आपको अगर भरोसा नहीं है, उस पर भी आपने प्रोविज़न बना दिया, तो कल को न्यूज़ एजेंसी वाले अपनी हेडिंग चलाएंगे कि भाई आरबीआई को नहीं बचा, सरकार पे भरोसा, और इस तरीके से न्यूज़ चलाएंगे। तो सबसे भरोसेमंद 2 लोग हैं, कौन? एक तो आरबीआई खुद और एक गवर्नमेंट। अगर आरबीआई को और गवर्नमेंट को दिया है तो वहाँ रिस्क का वेट कितना है? 0% है। क्लियर है? और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप किसी और बैंक को देते हो तो उस बैंक के दूसरी किसी बैंक को देते हो तो उस केस के अंदर रिस्क कितनी है? 20%। और अगर आप किसी रियल एस्टेट वाले को देते हो तो सबसे ज़्यादा रिस्क है, वहाँ कितना? 150%, और बाकी सारों के केस में 100%। तो समझिएगा, कैश और बैलेंस विद आरबीआई है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोन और एडवांसेज टू गवर्नमेंट है, तो 0%, वहाँ कोई रिस्क नहीं है। बैलेंस इन करंट अकाउंट विद बैंक और क्लेम ऑन बैंक, किसी और बैंक के पास है तो वहाँ पर रिस्क परसेंटेज कितना? 20। और रियल एस्टेट में 150%, और बाकी सारों में 100%। अदर इन्वेस्टमेंट, अदर लोन एंड एडवांसेज, अदर प्रीमाइजेज, फर्नीचर, फिटिंग और ऑल और बैलेंस शीट आइटम लाइक LC, LG बिल्स वगैरह, उनके अंदर कितना है? रिस्क का वेट कितना है? 100% है। उसके अलावा और बैलेंस शीट आइटम तो है वो लेने ही है। क्लियर है? एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनकम रिकॉग्नाइजेशन। इनकम रिकॉग्नाइजेशन के लिए देखिए, जो असेट है, असेट क्या होगा यहाँ पर, मतलब कि जो लोन दिए हैं बैंकों ने, उन बैंकों को वो क्या करती है? लोन को 2 कैटेगरी में बांटती है, एक तो परफॉर्मिंग और एक नॉन परफॉर्मिंग। अपन कहते हैं परफॉर्मिंग एसेट और एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अपन ने सुना होगा अपने न्यूज़ के अंदर की विजय माल्या का अकाउंट हुआ एनपीए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? आरबीआई कहती है कि अगर किसी अकाउंट पे उसका ब्याज और उसका प्रिंसिपल 90 दिन से ज़्यादा तक ड्यू रहता है तो फिर उसको क्या कीजिए? परफॉर्मिंग एसेट से लेके किस में
ट्रांसफ़र कर दीजिए नॉन परफॉर्मिंग। और ये चेक कब करोगे? बैलेंस शीट डेट पे। समझ पा रहे हो? तो ये चेक कब करोगे? बैलेंस शीट डेट पे। तो अगर किसी अकाउंट पे 90 दिन से ज़्यादा हो गए और ना इंटरेस्ट मिला है ना प्रिंसिपल मिला है, तो वो किस में उसका क्लासिफिकेशन किस में हो जाएगा? एनपीए में हो जाएगा। अब अगर एनपीए में हुआ, अब सिर्फ 90 डेज की कंडीशन नहीं है, उसके अलावा फसल के अंदर अलग होता है, रबी की फसल है तो अलग है, उसके अंदर अलग, लेकिन मेनली अपने लिए जो काम का है वो 90 डेज 3 मंथ जो है वो देखना है। ठीक है, बाकी भी और भी है तरीके। अब आरबीआई जो है वो कहता है कि भाई अगर कोई एसेट है जो परफॉर्मिंग है, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट जैसे जैसे ड्यू होता है वैसे वैसे मिलता है और 90 दिन से ज़्यादा उनका ड्यू नहीं है तो उस केस के अंदर वो एसेट आप सही एसेट मानिए और उसके ऊपर इनकम जो है वो कैसे लिखते जाइए? अर्न बेसिस पे, जैसे जैसे अर्न हुआ वैसे वैसे लिखते जाइए। और अगर ऐसा है कि भाई वो एनपी है, मतलब कि 90 दिन से ज़्यादा हो गए और उन्होंने नहीं दिया है, तो उस केस के अंदर आरबीआई कहता है कि अब उसमें मिलने के हो सकता है कि ना भी मिले। तो उस केस के अंदर आप अक्रूवल बेसिस पे इनकम लिखना बंद कर दीजिए और रिसिप्ट बेसिस पे इनकम लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब जैसे जैसे रिसीव होगी इनकम वैसे वैसे आप क्या करते जाइएगा? लिखते जाइए। क्लियर है? तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या कहा कि अगर परफॉर्मिंग एसेट है तो ऑन अक्रूवल बेसिस, और अगर एनपी है नॉन परफॉर्मिंग है तो ऑन कैश बेसिस है जो आप इनकम रिकॉग्नाइज कीजिए। उसके बाद में इसी से रिलेटेड जो है वो आपका प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स का मतलब क्या है? अब सपोज कोई एसेट है जो परफॉर्मिंग है, ठीक है, या नॉन परफॉर्मिंग है, या उस केस के अंदर अब परफॉर्मिंग एसेट है तो क्या उसके अंदर कोई रिस्क है ही नहीं, उसके अंदर भी रिस्क है कि कल को वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाए। या नॉन परफॉर्मिंग है तो उसके अंदर रिस्क है कि भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा डूब जाएगा। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ेगा कि भाई अगर आपका ऐसा कुछ उम्मीद है तो उसके इसके अंदर आप प्रोविजन है जो पहले से क्रिएट करो। तो यहाँ पर उसके लिए प्रोविजनिंग के लिए उन्होंने जो एसेट है एडवांस वगैरह की जो उन्होंने लोन दे रखे हैं उनसे जो एसेट क्रिएट किए उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है मतलब क्या है? परफॉर्मिंग। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद में सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जो नॉन परफॉर्मिंग हो गई है लेकिन नॉन परफॉर्मिंग हो गए उसे कितना टाइम हुआ है? नॉट मोर देन 12 मंथ। यहाँ पर यूँ समझ लीजिए, ये यहाँ पर समझने के लिए लिख रहे हैं ड्यू फॉर, जो ड्यू तो है लेकिन कितने टाइम नहीं हुआ? 15 महीने नहीं हुआ। सर 15 महीने का क्या कॉन्सेप्ट? ये सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि एक एनबीएफसी के अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन है, एनबीएफसी के अंदर और इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम वैसा वैसा कॉन्सेप्ट है। तो सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि जैसे एनपीए हुए मतलब नॉन परफॉर्मिंग हुए, नॉन परफॉर्मिंग कब होगा? 3 महीने बाद में होगा। नॉन परफॉर्मिंग हुए उससे 12 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ तब तक वो किस में रहेगा? सब स्टैंडर्ड रहेगा। अगर वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड है, अब टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, 90 दिन हो गए, 90 दिन तक तो स्टैंडर्ड में था, अब 90 दिन हो गए और फिर भी उसका ड्यू चल रहा है, तो उस केस के अंदर वो परफॉर्मिंग से कहाँ चला जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग। मतलब स्टैंडर्ड से कहाँ चला जाएगा? सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड के अंदर वो कितने महीने तक रखेगा? इस सब स्टैंडर्ड वाले घर के अंदर उसे कितने महीने तक आश्रय मिलेगा? 12 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड वाले में रह सकता है। मतलब 12 मंथ तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। सर 12 मंथ के बाद में फिर सब स्टैंडर्ड वाला लात मार के उसको बाहर निकाल देगा। फिर यहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? डाउटफुल के अंदर। फिर कहाँ जाएगा? डाउटफुल के अंदर। और डाउटफुल के अंदर वो कितने टाइम तक रह सकता है? कितने भी टाइम तक रह सकता है। तो सर ये लॉस एसेट क्या है? अगर इस बीच में कभी भी मैनेजमेंट या कोई भी इंस्पेक्टर हो गया या कोई भी ऑडिटर हो गया जिसने किसी अकाउंट को एनालिसिस करके उसको कह दिया कि भाई ये जो है ये लॉस एसेट है, उन्होंने कह दिया कि इससे पैसा नहीं मिलेगा, या फिर जैसे कोर्ट का जजमेंट आ गया और इंसॉल्वेंट हो गया और फिर उसने ऑडिटर ने कहा कि अब इसको क्या कर दीजिए? लॉस एसेट के रूप में क्लासीफाई कर दीजिए, तो वो किस में कैटेगराइज हो जाएगा? लॉस एसेट के अंदर। तो मतलब सर एक बार वापस समझा दीजिए। देखो, जब तक परफॉर्मिंग है स्टैंडर्ड में बैठा है, फिर जैसे ही एनपीए होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? सब स्टैंडर्ड में। 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रखेगा, उसके बाद में डाउटफुल में चला जाएगा, और डाउटफुल से या फिर सब स्टैंडर्ड से या कहीं से भी अगर किसी ऑडिटर वगैरह है जो किसी भी अकाउंट को पकड़ के कहाँ भेज सकता है? लॉस एसेट में, अगर उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा है कि अब इससे पैसा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, अब अलग अलग पे प्रोविज़न जो है उसके परसेंटेज जो वो अलग अलग दे रखे हैं। सर परसेंटेज ऐसे क्यों दे रखे हैं? ये आरबीआई जो वो डिसाइड करता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड कर रखे हैं। पहला क्या दे रखा है कि अगर आपने एग्रीकल्चर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज को दिया है, या तो खेतीबाड़ी के लिए दिया है या छोटे या मध्यम वर्गीय जो बिजनेस है उनके लिए दिया है, तो आप 0.25 स्टैंडर्ड के अंदर हो तो 0.25% का प्रोविजन बनाओगे।
कॉमर्शियल रियल इस्टेट को अगर दिया है तो 1% का प्रोविज़न बनाओगे। अगर कॉमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर है तो उस पर 0.75%। अब यहाँ पर याद करना पड़ेगा, देखो 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो भी जाएगा। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड और लेसर रेट, अगर हाउसिंग लोन दे रखे हैं और वो कम रेट पे दे रखे हैं तो 2%, और ऑल अदर जो है उसके केस के अंदर 0.40%। मेनली जो है वो आपके 1, 2 और 3 इनका ही आता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको ये चारों पाँचों हैं जो याद होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड के अंदर 2 कैटेगरी में बांटना होगा, सिक्योर्ड कितना और अनसिक्योर्ड कितना। सिक्योर्ड पे कितना प्रोविजन बनाना है 15%। अनसिक्योर्ड के अंदर 2 चीज़ें होती है, विद एस्क्रो अकाउंट और अदर। विद एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो ना तो उस केस के अंदर ECGC वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट जो वो बीच में आती है और वो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी देती है, अलग से एक उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा जो इस तरीके की सिक्योरिटी वगैरह देने का काम करता है। तो उसी से रिलेटेड एक अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट। अगर उससे रिलेटेड एस्क्रो अकाउंट है तो 20% का प्रोविजन बनाइए, और अगर नहीं है तो फिर 25% का प्रोविजन बनाइए। डाउटफुल है NPA फॉर मोर देन 12 मंथ, जब सब स्टैंडर्ड से निकलेगा तो कौन से घर में जाएगा, डाउटफुल में जाएगा। सिक्योर्ड है और डाउटफुल में आए हुए उसे 1 साल ही हुआ है तो उसे 25% बनाना है, और अगर 1 साल से लेकर 3 साल हो गए लेकिन वो डाउटफुल के अंदर पड़ा है, 1 साल से ज़्यादा हो गए डाउटफुल के अंदर, समझ पा रहे हो, तो रिमेन इन डाउटफुल। 1 साल से लेकर 3 साल तक है 40%, और अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया और वो डाउटफुल के अंदर ही पड़ा है तो 100% का प्रोविज़न बना दीजिए। अनसिक्योर्ड पे 100% और लॉस एसेट है तो उस पर 100% का प्रोविज़न बना दीजिए। सर थोड़ा बहुत समझ आया, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा इसका क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है, उन इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने क्या किया है 3 कैटेगरी में डाला हुआ है, 3 कैटेगरी में बाइफरगेट करते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेड और अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, हेल्ड फॉर टू मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी क्या है, इंटेंशन टू होल्ड देम टिल मैच्योरिटी। हमारा इंटेंशन जो है वो क्या है, उसे हम टिल मैच्योरिटी, जब तक वो इन्वेस्टमेंट जो मैच्योर नहीं हो जाता, मतलब जो उसकी डेट लिख रखी है वो डेट नहीं हो जाती, तब तक हम उसे सेल करने के इरादे पे नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए ले रखा है, तो वो होल्ड टिल मैच्योरिटी होगा। अब इसको किस पे वैल्यूशन होगा, सर इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म जो होता है वो कॉस्ट पे होता है, सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन होता है। यहाँ पर भी समथिंग वैसा ही का है, एक्विजिशन कॉस्ट पे ही होगा। ए परचेज एट प्रीमियम, तो प्रीमियम को हम क्या करेंगे, अमोटाइज करेंगे। अगर मतलब क्या हुआ, जैसे 100 का इक्विटी शेयर अगर 100 पे ही परचेज किया तो एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर आपने प्रीमियम पे परचेज किया तो उस केस के अंदर जो प्रीमियम का पैसा होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, अमोटाइज होगा। सर प्रीमियम का पैसा धीरे धीरे अमोटाइज क्यों होगा, आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर अगर हमने याद होता आपने बात की थी कि प्रीमियम जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअल में इंटरेस्ट वगैरह का ही हिस्सा होता है, समझ पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने जो उसकी कॉस्ट है वो उस पर ख़रीदा है तो उस पर रखी है एक्विजिशन कॉस्ट पे, लेकिन खरीदते वक्त अगर आपने कुछ प्रीमियम दिया तो वो प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे अमोटाइज करोगे। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब इंटेंशन टू ट्रेड, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको हमने खरीदा है ताकि हम क्या करें, उसका जब सही भाव आए तब हम फ़ायदा कमा के या तो इंटरेस्ट के रूप में या कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में, मतलब 100 पे खरीद के 110 में बेच के 10 रुपये का फ़ायदा या इंटरेस्ट का वगैरह ऐसा कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हमने ख़रीदा है। हम उसे लंबे समय तक रखना नहीं चाहते हैं, हम उस पर व्यापार करके, मतलब एज ए स्टॉक जो है वो ख़रीदा और हम उस पर क्या करेंगे, फ़ायदा कमा के निकल लेंगे। मार्क टू मार्केट क्वार्टरली और मोर फ्रीक्वेंटली, तो इसको क्या करना होगा, मार्क टू मार्केट, मतलब कि मार्केट के अंदर जो फेयर वैल्यू है वहाँ तक लाना होगा, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसे क्या करना होगा, आपको रिकॉर्ड करना होगा। और अवेलेबल फॉर सेल जो है वो क्या है, रेजिडरी एंट्री, जो ना हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ना हेल्ड फॉर टिल मैच्योरिटी है, तो उसको क्या करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल में रखेंगे और इसको भी मार्क टू मार्केट रखेंगे। और मंथली और मोर फ्रीक्वेंटली, इसको मंथली या मोर फ्रीक्वेंटली हम क्या करेंगे, और मार्क टू मार्केट कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो क्या करेंगे, हम उसमें भी लिखते जाएंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है एल टिल मैच्योरिटी 25%, और इन दोनों का मिला के कितना हो सकता है 75%। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। यूँ समझिएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से ये है अक्रूड इनकम। सर अक्रूड इनकम मतलब क्या है, ये देखो भाई,
अब सपोज क्या हुआ, हमने 1 जनवरी को 10,000 का बिल जो है वो डिस्काउंट किया, ठीक है, जिसका पेमेंट कब रिसीव होना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को। और 600 रुपये का हमने क्या लिया, डिस्काउंट किया। मतलब हमने क्या किया, 10,000 रुपये का बिल जो है वो लिया, उसको डिस्काउंट करके हमने क्या किया, 600 रुपये डिस्काउंट के काटे और हमने 9,400 रुपये कस्टमर को दे दिए। अब जो कस्टमर ये जो बिल है इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, 6 महीने। तो हमने क्या किया, 6 महीने का उससे क्या लिया, डिस्काउंट लिया। डिस्काउंट मतलब एक तरीके की इंटरेस्ट, बैंक के लिए तो ये क्या है, इनकम है। तो 6 महीने की इनकम कितनी है इसकी, 600 रुपये, 600 रुपीज़ है, और ये इसने बुक के अंदर लिखा। अब 31 मार्च को जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तब ये क्या कहेगा कि भाई 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का तो इस साल का 31 मार्च तक का, और वो इस साल के इनकम के अंदर लिखा जाना चाहिए, और जो लिखा है और वो सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 31 मार्च से लेकर 30 जून तक का जो पैसा है, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो क्या है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। वो क्या है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो कब मिला है हमें, इस साल मिला है। लेकिन ये एक्चुअल के अंदर इनकम किसकी है, आगे वाले साल की है, ठीक है। सॉरी, अक्रूड इनकम नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये किससे रिलेटेड है, अनअर्न्ड इनकम। तो ये क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम के अंदर क्या करते हैं, देखो हमने जब एंट्री की होगी तब हमने क्या कहा होगा, हमने जब ये लिया था तो बिल फॉर डिस्काउंटिंग टू डिस्काउंट टू क्लाइंट अकाउंट, बिल कितने का मिला, 10,000 का। डिस्काउंट कितना ले लिया, 600, और 9,400 जो वो हमने आगे दे दिया। तो ये जो इनकम है वो कितने, 600, अगर नहीं लिखा तो ये 600 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपने P&L में चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इस साल के P&L में कितना जाना चाहिए, 300। तो हम क्या करते हैं, अनअर्न्ड इनकम को क्या करते हैं, अनअर्न्ड इनकम के लिए हम एंट्री क्या करते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। हम क्या कह देंगे कि इस साल की जो इनकम है उसमें से 300 रुपये की इनकम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 600 रुपये से आपने इनकम क्रेडिट की, 300 से वापस क्या कर दी, डेबिट कर दी। और ये इनकम एक्चुअल में किस साल की, नेक्स्ट ईयर के, जो मिल चुके इस साल। तो नेक्स्ट ईयर में पहली तारीख को हम क्या कर देंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, कि भाई इस साल जो आप कमाने थे उसमें से 300 रुपये हमने क्या किया, पीछे वाले साल में कमा लिए, लेकिन कमाए सॉरी इस साल में, लेकिन मिल गए पीछे वाले साल में। तो ऐसा ही करते हैं। अनअर्न्ड इनकम के लिए क्या करते हैं, एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, फिर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे क्या करते हो, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो ये अनअर्न्ड इनकम के जैसा क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या कहते हैं, इसकी एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और कितने से, जितना डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उतने से। एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है। इससे रिलेटेड एक दो अकाउंट और है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ये क्या अकाउंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, अब बैंक ने क्या किया, गारंटी दी। कई बार क्या होता है, कस्टमर कहता है कि भाई साहब मैं आपको बिल दे देता हूँ, लेकिन आगे वाला पार्टी कहता है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं, आप अपनी बैंक से गारंटी लिखो। तो बैंक ने क्या किया, उसकी गारंटी लिख के दे दी, ठीक है। तो यूँ देखें तो बैंक की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या अभी, नहीं, बैंक की अभी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पे करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ पा रहे हो। लेकिन कल को अगर वो कस्टमर पे नहीं कर पाता तो उस केस के अंदर क्या करना होगा, बैंक को पे करना होगा। क्लियर है। तो इनके लिए ये एक्चुअल के अंदर जो अकाउंट है उनके अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन इनका एक ट्रैक जो है, एक रिकॉर्ड जो है उनका मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए एक अपन अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमने कितने की एक्सेप्टेंस वगैरह दे रखी है। शुरुआत में क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बेटी, मतलब हमने कितने की गारंटी दी। फिर हम क्या करेंगे कि बाय ऑब्लिगेशन टेकन इन करंट पीरियड
ठीक है। फिर उसमें लिख देंगे ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड और डी से रिलेटेड, किस किस से रिलेटेड कितना कितना ऑब्लिगेशन इस साल में लिया। अब इसमें से अब लाइबिलिटी जो है वो या तो ये क्या हो सकता है, लाइबिलिटी पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने पे कर दिया, ठीक है। या फिर क्या होगा, अगर कस्टमर पे नहीं कर पाया, वो अगर नहीं पे कर पाया तो क्या करेगा, बाय बैंक, बैंक खुद पे करेगी, ठीक है। तो ऑनर्ड बाय बैंक, कितना कितना बैंक ने ऑनर किया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, टू बैलेंस शीट। तो ये इससे रिलेटेड कि हमने जो दिया है, जिसकी गारंटी दी है, उससे रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, जिसमें क्या कहते हैं, जितनी गारंटी दे रखी है शुरुआत के अंदर वो लिख दिया, फिर इस साल कितनी कितनी गारंटी दी, उसमें से कितना कस्टमर ने पे कर दिया उतना कम हो जाएगा, और जितना हमने पे किया उतना कम हो जाएगा, लास्ट के अंदर कितना बैलेंस है जो बचेगा। अब जो हमने पे किया वो क्या हम हमारे नुकसान मानेंगे क्या, नहीं, हम हमारा कस्टमर से रिसीव करेंगे। वैसा एक होता है बिल फॉर कलेक्शन एसेट और बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी। लाइक क्या हुआ, जैसे मैं बैंक हूँ, ठीक है, आपके पास 10-12 बिल पड़े हैं और आपका खाता है जो मेरे पास, और आप कंटिन्यूसली मैं ही मेंटेन करता हूँ। तो आपने कहा कि यार ये बिल वगैरह कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल का काम है। मैंने कहा हम किस लिए बैठे, हम आपकी सेवा के लिए बैठे, आप अपना बिल है जो क्या कर दीजिए, हमें दे दीजिए, हम क्या कर देंगे, आपके बिल है जो कलेक्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा, आपने कहा ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, बिल मुझे दे दिए और मैं क्या करूँगा, उसको कलेक्ट करूँगा और पैसा क्या कर दूँगा, आपको दे दूँ। तो मेरे लिए क्या होगा, एक तो कलेक्ट करना होगा, तो किसी आदमी से मुझे पैसा लेना है, तो वहाँ पर मेरी क्या बनेगी, एसेट बनेगी। लेकिन ये पैसा क्या मैं मेरे लिए ले रहा हूँ क्या, नहीं, मुझे ये पैसा लेके क्या करना है, आपको देना है। तो मेरे एक साथ में एसेट बन रही है और एक साथ में क्या बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है। तो बिल फॉर कलेक्शन के लिए एक एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट बनता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी और के लिए बिल जो है वो लेते हैं, मतलब वहाँ से पैसा लेना और अल्टीमेटली यहाँ देना, उसके बदले हम क्या लेंगे, सर्विस जो वो, मतलब कुछ चार्जेज, नॉमिनल से चार्जेज जो वो लेंगे। क्लियर है। तो ये इससे रिलेटेड एक अकाउंट और होता है। तो ये सारे इससे रिलेटेड अकाउंट है, ये छोटी छोटी बातें। और उसके अलावा इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट देखते हैं। देखो, बैलेंस शीट है, शेड्यूल नंबर क्या याद करने होंगे, हाँ, शेड्यूल नंबर आपको याद होने चाहिए इसके अंदर। पहला शेड्यूल जो वो किसका होगा, कैपिटल का होगा। कैसा होगा कैपिटल का, सेम वैसा जैसा ऑथोराइज कैपिटल वगैरह सारे सेम वैसा वैसा। ऑथोराइज कितना, पेड अप कितना, सारा। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड जो है वो किसका होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का होगा। थर्ड जो है वो किसका है, डिपॉजिट का, कि हमने किस किस से डिपॉजिट है जो ले रखे हैं। बोरोइंग, बैंक ने किस किस से पैसा बोरो कर रखा है। और अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न, इसके अलावा जो भी लाइबिलिटी वगैरह जो भी प्रोविज़न है वो यहाँ पर आएंगे। कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, आरबीआई के पास कितना है, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। ये क्या होता है, देखो समझिएगा किस फॉर्मेट के अंदर है। ये जो है वो क्या है, लिक्विडिटी के फॉर्मेट के अंदर है। जो जितना लिक्विड है वो उतना जल्दी है। सबसे पहले हमारे पास कैश है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। या फिर हमारा पैसा किसी और बैंक के पास है एट शॉर्ट नोटिस, मतलब उसको हम बहुत जल्द पैसा मंगवा सकते हैं नोटिस देके, तो ये इससे कम लिक्विड है, तो सेकंड नंबर। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद में एडवांसेज, फिर उसके बाद में फिक्स एसेट और उसके बाद में अदर एसेट। तो ये आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से याद करना होगा। और उसके बाद में ये जो है टोटल यहाँ का और यहाँ का मैच होगा। उसके अलावा कंटीजेंट लाइबिलिटी और बिल फॉर कलेक्शन है वो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम में आएंगे। उसके अलावा बाहर के आइटम है तो उसको 12 नंबर के जो शेड्यूल है उसके अंदर लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट अर्न, इन P&L तो बहुत आसान है। P&L के अंदर तो 4 ही शेड्यूल है। बैंक की कमाई क्या, इंटरेस्ट, बैंक का खर्चा क्या, इंटरेस्ट। तो मेन तो इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, उसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा जो भी अदर इनकम है और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सारे आ जाएंगे। और प्रोविजन और कंटीजेंसी, जो आपने प्रोविजन अभी पढ़े थे ना, वो भी सारे इसी में आएगा, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा, पुराना कुछ है तो इसमें से स्टेट और रिजर्व में कितना, अदर रिजर्व में कितना, गवर्नमेंट ने डिविडेंड कितना किया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना किया। अब देखो इसके क्वेश्चन वैसे तो मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन करवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो भी अल्टीमेटली आपको कोई उससे बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट आपकी माइंड के अंदर तब बैठेगा जब आपने हाथ से प्रैक्टिस किया हो। अगर क्वेश्चन आपने देख के, नीचे देख के, फिर मतलब क्वेश्चन देखा, फिर आंसर देखा और फिर उसका टिक टिक करके क्वेश्चन कर लिया तो मत कीजिएगा। फाइनल स्टेटमेंट जो है, चाहे आपका अकाउंट के अंदर अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, चाहे आपका यहाँ पर बैंकिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं कह भी दूँ कि आप इस तरीके से करो और ये इस तरीके से होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर करवा भी दिया, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी दिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली
यहाँ पर बात कॉन्सेप्ट की नहीं है, यहाँ पर बात प्रेजेंटेशन की। और प्रेजेंटेशन तभी सुधरेगा जब आपका इसके ऊपर प्रैक्टिस होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं सर प्रेजेंटेशन कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें, प्रेजेंट। अभी प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो? आंसर आना चाहिए। जब आपको आंसर पता है तो फिर प्रेजेंट करने का तरीका तो अपने आप आ जाएगा भाई। अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह देख के जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो जैसा स्टडी मटेरियल प्रेजेंट कर रहा है वैसा वैसा अपने को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन होगा कब? जब आपके प्रैक्टिस होगी तो प्रेजेंटेशन आपका अपने आप से सुधर जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो 4 क्वेश्चन है, 4 इलस्ट्रेशन और जो उसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने, बाकी सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। और प्लीज़ 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 कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो आपने कंसिस्टेंसी छोड़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो छोड़ चुके हैं। देखो शुरुआत से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, या तो मज़े करने तो पूरे मज़े करो, या फिर पूरे पढ़ाई करो। क्योंकि आधे मज़े और आधी पढ़ाई हमेशा आदमी को डुबाएगी। क्योंकि ना आदमी अल्टीमेटली सुखी हो रहा है, ना आदमी दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो उसने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उसको रिजल्ट मिल जाए, और न उतना मज़े किए हैं कि उसको रिग्रेट ही ना हो कि भैया कोई भी रिजल्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो ना वो मज़े कर पा रहा है, ना वो रिजल्ट पा रहा है, तो वो सबसे दुखी है। या तो आप पूरी मेहनत करो या फिर पूरे मज़े करो। और क्योंकि आपने इतने तक मेहनत की है, इतने तक आपने प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया है, और अब आप अगर इसको लूज छोड़ रहे हो इस गेम को, तो फिर आप बेवकूफ़ हो और कुछ भी नहीं हो। आइए इसके इलस्ट्रेशन पे। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड है। ए कॉमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड ऑफ असेट, सेग्रीगेट द कैपिटल फंड इनटू टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेड कैपिटल रेशियो, ठीक है। इक्विटी कैपिटल किस में आएगा? टियर 1, स्टैट्यूटरी रेजर टियर 1, कैपिटल लेजर ऑफ विच 280 वर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड बैलेंस वर ड्यू टू ऑन द सेल। तो टियर 1 टियर 2, 280 जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो तो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और बाकी का जो बचा, कितना बचा? 210 और 930 लगभग बचा है, ठीक है। तो 930 जो टियर 1 में आ जाएगा। कैश एसेट के अंदर कैश और बैलेंस विद आरबीआई, कितना रिस्क इसके अंदर? 0%। बैलेंस विद अदर बैंक 20%। क्लेम ऑन बैंक कितना? 20%। अदर इन्वेस्टमेंट 100%। लोन एंड एडवांसेज गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0%। गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम आते से 0%। अदर प्रेमाइजेज और फिक्चर्स के अंदर कितना? 100%। अदर एसेट 100%। तो अल्टीमेटली आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और बैलेंस शीट आइटम एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो 100%। तो टियर 1 ये हो गया 480, 280, 930। और टियर 2 के अंदर सिर्फ वही था 280 था। लेकिन टियर 2 के अंदर जो टोटल कैपिटल होगी उसमें से 55% का क्या होगा? डिस्काउंट होगा, मतलब 45% यूज होगा। तो ये टियर 2 की कैपिटल हो गई। ये टोटल आपका कैपिटल फंड हो गया। रिस्क वेटेड के अंदर ये रिस्क वेटेड से मल्टीप्लाई कर करके 0, ये 0 इस तरीके से कर करके टोटल आपने ये रिस्क वेटेड एसेट जो है वो कैलकुलेट कर दी। और बैलेंस शीट आइटम इसके ऊपर कितना है? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है? 100%। वहाँ पर रिस्क वेटेड कहा जाता है, यहाँ क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता है। और बैलेंस शीट आइटम पर 100%। और फिर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जाएगा ये टियर 1 प्लस टियर 2 डिवाइडेड बाय ये रिस्क वेटेड और ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम, और इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये समझ लीजिएगा, सीआरआर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? कम से कम 9% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप क्या कीजिएगा? उसको इम्प्रूव कर दीजिए। उसके बाद में इनकम प्रोविजनिंग से रिलेटेड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो। परफॉर्मिंग पे कैसा होगा? इंटरेस्ट अर्न या इंटरेस्ट रिसीव? सर परफॉर्मिंग पे इंटरेस्ट अर्न पे हो जाएगा, तो परफॉर्मिंग पे ये इनकम हो जाएगी। और जो नॉन परफॉर्मिंग है उसमें कलेक्शन बेसिस पे हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अर्न बेस, इंटरेस्ट जितना अर्न किया वो इनकम हो जाएगा। तो इनकम कितना रिकॉग्नाइज होगा? देखो इस पर कितना होगा? 120 + 5। इसमें परफॉर्मिंग में रिसीव से मतलब नहीं और नॉन परफॉर्मिंग में अर्न से मतलब नहीं। तो 120 + 5। दूसरे में कितना हो गया? 750 + 12, 750 + 12। और थर्ड में 150 + 20, 150 + 20। सेम वैसा वैसा परफॉर्मिंग एसेट अर्न के बेसिस पे और नॉन परफॉर्मिंग में कलेक्टेड के बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज हो। और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। आपको लगता होगा कि
ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इनको भी कई लोग हैं जो गलत करके आते हैं। तो धन्य है वो लोग जो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और अपने मार्क्स कटवा के आते हैं। परफॉर्मिंग इंटरेस्ट अर्न और नॉन परफॉर्मिंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। असेट स्टैंडर्ड अगर कुछ भी नहीं कह रखा है तो अदर का केस माना जाएगा। स्टैंडर्ड में कितना 0.40%। सब स्टैंडर्ड के अंदर सब स्टैंडर्ड में कुछ दे रखा है कि ये सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड, क्योंकि 15, 20, 25 है, ठीक है। सिक्योर्ड है तो अलग, अनसिक्योर्ड विद एस्क्रो है तो अलग, और सिर्फ अनसिक्योर्ड है तो अलग, ठीक है। तो अब नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना होगा। यहाँ पर क्या किया, ऑल द मार्क्स सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल एसेट आर एज्यूम टू बी फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड मान के किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज याद है तो आप कर लोगे। डाउटफुल सिक्योर्ड के अंदर कितना कितना था 25, 40 और 100 है, 25, 40 और 100, और डाउटफुल के अंदर सॉरी लॉस के अंदर 100। तो ये इस तरीके से वो आपको याद करना होगा कि भाई स्टैंडर्ड का तो अलग कर दो, और सब स्टैंडर्ड के अंदर क्या है 15, 20, 25, और डाउटफुल के अंदर क्या है 25, 40, 100, 100, और लॉस के अंदर 100। समझ पा रहे हो बात किस तरीके से, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड 0.4%, ठीक है। सब स्टैंडर्ड वही सिक्योर्ड माना है, सेम ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग लिखा है। सिक्योर्ड दे रखा है इसके अंदर, सिक्योर्ड दे रखा है फॉर मोर देन 3 सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीन ऑफ 600 लाख। अब देखो 2000 में से जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू कितनी 600, तो इसमें से सिक्योर्ड कितना हो जाएगा 600 और अनसिक्योर्ड कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। 600 और ये 1400 अनसिक्योर्ड, ठीक है। वैसे भी 3 साल से ज़्यादा हो गए तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों भी 100% ही था। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, हाँ ये एक इसी जैसी कवर का, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इसको देख लीजिएगा। प्रोविजनिंग फॉर एडवांसेज कवर्ड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी गारंटी इन केस ऑफ एडवांसेज गारंटी बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस 7 गारंटी, ये 2 बना रखे हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं 2, ईसीजीसी और डीआईसीजीसी मतलब ऑफिस है जो क्या करते हैं उनको गारंटी देते हैं। प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांसेज आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय कॉर्पोरेशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई लोन है जिसके ऊपर ईसीजीसी और डीआईसीजीसी ने कुछ गारंटी दे रखी है, तो जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है उस पर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। तो आप क्या करोगे, कितने का टोटल लोन है उसमें से ईसीजीसी और उनका कवर कितना है वो हटा दोगे, बाकी जो है उसके ऊपर क्या करोगे प्रोविजनिंग रखोगे। इन केस ऑफ बैंक also held as security in respect of advances guaranteed by ECGC or DICGC, the realizable value of security should be deducted from the outstanding balance before the ECGC or DICGC guarantee is offset। वो कह रहा है अगर कोई सिक्योरिटी दे रखी है तो उस केस के अंदर पहले सिक्योरिटी एडजस्ट होगी, क्योंकि ECGC और DICGC गारंटी क्या होती है, गारंटी हमेशा बाद में यूज होती है, पहले सिक्योरिटी से पैसा लेंगे उसके बाद में गारंटी यूज करेंगे, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ आल्सो एज आल्सो क्लियरिफाइड दैट if the bank are following more strict method of the provisioning in respect of advances guaranteed by ECGC और DICGC, such bank may continue to do so। और इसके अलावा कह रहे हैं कि बैंक अगर और कोई तरीका रखते हैं तो उस केस के अंदर रखो। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आउटस्टैंडिंग लोन कितना है 4 लाख है, ECGC कवर कितना है 50%, पीरियड फॉर विच एडवांसेज है रिमेन डाउटफुल, डाउटफुल में कितने साल से ज़्यादा रहा है 3 साल से ज़्यादा रहा है, मतलब कि सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो उस पर कितना परसेंटेज बनाना 100% बनाना। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड कितना है 1.5। तो देखो 4 में से पहले तो क्या करोगे 1.5 हटाओगे, कितना बचा 4 में से 1.5 गया तो 2.5। अब इसमें से ईसीजीसी का कवर कितना है, ईसीजीसी कवर और अदर, ईसीजीसी का कवर कितना है 50% और अदर कितना है 50%। तो ईसीजीसी का कवर कितना है 1.25 और यह कितना है 1.25। तो देखो ये कह रहा है ईसीजीसी से कवर, उस पर तो प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं। ये जो है बाकी कितना बचा, ये 1.25, ये क्या है अनसिक्योर्ड और ये क्या है सिक्योर्ड है डाउटफुल के अंदर, ठीक है। तो डाउटफुल में जो सिक्योर्ड होता है 3 साल से ज़्यादा उस पर भी 100%, तो 1.5 पे 100% और अनसिक्योर्ड पे भी 100%, तो 1.25 पे 100%। तो देखो 4 उसमें से 1.5 हटाए 2.5, उसमें से 1.25 ECGC कवर,
तो ये नेट अनसिक्योर्ड। तो प्रोविजनिंग कैसा होगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे कितना है 1.25 100 लाख, और सिक्योर्ड पोर्शन पे भी कितना है 100% 1.5, सिक्योर्ड पोर्शन कितना है 1.5 लाख। तो ये इसी जैसे वाला कॉन्सेप्ट है। सेम ऐसा कैसा ये इलिस्ट्रेशन 5th है जो आप खुद से कर लीजिएगा, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो आपने इलिस्ट्रेशन 4 में देखा, वैसा वैसा इलिस्ट्रेशन 5th के अंदर है। In KR Bank, the doubtful asset more than 3 years as on 30th/3/2011 is 1000 lakh. The value of security including DICGC cover जो 100% जो 100 lakh है. Is ascertained at the 500 लाख। अच्छा वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग DICGC की कवर जो 100 लाख है। तो सिक्योरिटी कितने की हो गई बाकी की 400 लाख की, ठीक है। 400 वो कह रहा है 500 लाख 500 लाख है, लेकिन उसमें से DICGC की 100 लाख की भी कवर है। तो बाकी की सिक्योरिटी कितनी 400 लाख की। हाउ मच प्रोविजन जो कितना बनाना, तो 1000 में से पहले सिक्योरिटी का वैल्यू हटा दिया 400, फिर DICGC का हटा दिया 100, फिर बचा कितना 500। ये अनसिक्योर्ड और ये सिक्योर्ड, तो इस पर सिक्योर्ड के हिसाब से और इस पर अनसिक्योर्ड के हिसाब से परसेंटेज लगा के करना है। ए लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 50 लाख हैज DICGC कवर। द लोन गारंटेड बाय DICGC इन असाइन टू ए रिस्क वेट ऑफ 50%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्क एडजस्टेड एसेट। वो कह रहा है कि 50% के अंदर है। अब तो ये तो क्वेश्चन ने पूरा खुद ही बता दिया कि 50 लाख है और 50% रिस्क वेट है, तो कितना करोगे 25 लाख होगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन है इसके अंदर 4th और 5th। ये भी बहुत इजी सा है, छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ ओवरसीज बैंक एज एट 31 मार्च 2011। इतना है कि बिल डिस्काउंटेड उन्होंने कितना किया 12,64,000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नॉट ड्यू ऑन मार्च 31, 2010, मतलब कि ओपनिंग में। तो ओपनिंग के लिए एंट्री क्या होती है, लास्ट के अंदर क्या होती है डिस्काउंट, एट द एंड क्या होती है डिस्काउंट टू। अगर भूल जाओ तो कैसे करोगे अनअर्न्ड इनकम के जैसा, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। एट द एंड करते हो तो एट द बिगनिंग क्या करोगे रिबेट टू डिस्काउंट। तो 22,160 के लिए क्या कर दोगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट कितने से 22,160 से। तो ये देखो शुरुआत के अंदर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। एट द एंड वो क्या कह रहा है कि डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ इस साल 105,708। तो ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर दोगे, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। वैसे एक्चुअल में तो क्या होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू क्लाइंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डिस्काउंट दिया तो क्या कर दोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कि इतने का उन्होंने कमाया। और एट द एंड वो क्या कह रहा है कितना पैसा बाकी है, मतलब कि कितना जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो वो क्या कह रहा है कि 1,40,000 जो है वो ड्यू कब है जून 5 को। तो 31 मार्च तक का तो इसी साल का है, 31 मार्च से बाद का जो भी है वो आगे वाले साल में। तो 31 मार्च से बाद का कितने का है अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 5, कितने हो गए 30, 31 और 5, टोटल 66 डेज। तो 66 डेज जो है वो किस साल के नेक्स्ट ईयर के, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 14%। तो ये इतना नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। 4,36,000 ये 436,000 जून 12 है, तो मार्च तक का तो इसी साल में मार्च से कितना अप्रैल का 30, मई का 31, ये हो गया 61 और 61 + 12 61 + 12 63 और 73 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 14%। और जून 25 को फिर वापस कितना हो गया 2,82,000 मल्टीप्लाई बाय जून 25 है। तो फिर ऐसा कैसा डे कैलकुलेट करके टोटल नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है वो कैलकुलेट कर दोगे एट द एंड जो वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट और उसकी एंट्री कर दोगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कर लोगे भाई, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड और ये डिस्काउंट जो है वो नेट जो है वो उसने P&L के अंदर चार्ज किया। इसके अलावा P&L में कैसे चार्ज किया वो कैसे पता करोगे, तो आप एक एंट्री वो भी कर दो, इसने नहीं किया लेकिन आप कर दो बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट। इस साल कितने का कमाया उसने, कितने का 105,708 105,708।
105,708। तो देखो अब जो है वो डिस्काउंट का नेट कर लोगे, डिस्काउंट क्रेडिट हुआ और डिस्काउंट क्रेडिट हुआ और डिस्काउंट डेबिट हुआ। तो क्रेडिट कितने से हुआ 105,708 प्लस 22,160 से क्रेडिट हुआ और उसमें से डेबिट कितने से हो गया 42,317 से। तो बाकी का जो बचा वो किस में चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। इज इट ओके? ऑन 31st March 2011 Uncertain Bank had a balance of 9 crore in rebate of bill discount account. During the year ending 31st March 2012, Uncertain Bank discount bill of exchange for rupees 4,000 crore, charging interest at 18% per annum. The average period of discounting bring to 73 days. Of these bill of exchange, 600 crore were due to realization from the acceptance or customer after 31st March 2012. An average period outstanding for 31st March 2012 is 36.5 days. सेम वैसा का वैसा है। वो कह रहा है कि शुरुआत का बिल ऑफ जो है वो दे रखा है कितने का है और बाद का दे रखा है। वो क्या कह रहा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट बनाना है आपको। शुरुआत का कितना है, रिबेट अनसर्टेन बैंक है जो बैलेंस ऑफ 9 करोड़ इन रिबेट इन बिल डिस्काउंट। तो शुरुआत के अंदर 9 करोड़ का है, ये इसके लिए 9 करोड़ की एंट्री हो गई। फिर उसके लिए उन्होंने क्या कहा 4,000 करोड़ का उन्होंने 18% के हिसाब से 73 दिन के हिसाब से उनका रहता है ऑन एन एवरेज। तो इंटू 18% इंटू 73 डिवाइडेड बाई 65 डेज, इतना उनका क्या है बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। इतने का उन्होंने 4,000 का किया है, सॉरी बिल डिस्काउंट किया कितने का है। अनसर्टेन बैंक डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 4,000 का किया उन्होंने और जिसमें से उन्होंने ब्याज कितने का लिया, वो कह रहा है कि 18% के हिसाब से 73 दिन का ब्याज लिया ऑन एन एवरेज और बाकी का उन्होंने क्या कर दिया कस्टमर को पे कर दिया। और वो क्या कर रहे हैं एट द एंड जो है वो कितना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना पड़ा है, तो वो कह रहा है कि वो है 600 पे 36.5 डे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और वो 18% के हिसाब से। तो ये लास्ट का जो है वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर दोगे 18% 600 करोड़ 36.5 और बाद में जो डिस्काउंट का बैलेंस होगा वो P&L चार्ज करना है। समझ पा रहे हो बात? तो इसको किस तरीके से देखोगे, अनअर्न्ड इनकम के हिसाब से देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। सेम वैसा को वैसा इलस्ट्रेशन थर्ड है, कोई भी चेंज नहीं है। देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो यूँ देखे तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देखे तो बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने इन शॉर्ट के अंदर कर रखा है, थोड़ा बहुत दे रखा है तो जितना आपको दे रखा है उतना करना है। ठीक है, तो जैसा पहला क्वेश्चन है सेम वैसा वैसा ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सेम है इलस्ट्रेशन 1, तो ये इलस्ट्रेशन 1 के जैसा है तो ये आप खुद को कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप खुद से करोगे, हो सकता है आपको किसी पॉइंट के अंदर दिक्कत आए, हाथ से करोगे, लेकिन हाथ से करके एक बार दोबारा ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, और ये भी सेम एज इलस्ट्रेशन 1 है, खुद से ट्राई कीजिएगा भाई, खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। देखो 15/10/2001 को किया है बिल डिस्काउंट और कितने का 5 महीने का किया है। तो 15/10 से 15/11 15/12 15/1 15/2 15/3, तो ये आगे वाले साल के अंदर कुछ भी है इससे रिलेटेड नहीं। 10/11 को किया, देखो ये कब ड्यू होगा 18/3 होगा, डेज आफ्टर 31st। अच्छा इनका क्लोजिंग डेट नालायकों का 31 दिसंबर है क्या, 31 दिसंबर है। तो देखो इनकी ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट कीजिए। अब ड्यू डेट के अंदर आपको याद हो तो 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं। ठीक है, तो 15/10 है तो 15/11 15/12 15/1 15/2 15/3 और 3 दिन ग्रेस के कितने हो गए 18/3। ठीक है सर, तो उनके अंदर क्यों नहीं किया, उनके अंदर देखो क्या दे रखा था, ड्यू डेट ही दे रखी थी। समझ पा रहे हो, इसके अंदर क्या दे रखी है, बिल डेट दे रखी है। तो ड्यू डेट जो होगी वो कैसी होगी, बिल डेट प्लस जितना पेड प्लस 3 दिन ग्रेस के। ठीक है, 10/11 तो 10/11 से ड्यू डेट कितनी आ जाएगी 12, 4 महीने 12 1 2 3, तो 10/3 और 3 दिन ग्रेस के 13/3। ठीक है, 25/11 से फिर 4 महीने वापस हो गए वो 12 1 2 3। ठीक है, और उसके अलावा 25 और 3 28 28/3 हो गए। ठीक है, और फिर ये 12 के हिसाब से 23/3 हो गए। क्लियर है, तो डेज आफ्टर 31 दिसंबर जो है वो कैलकुलेट कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कर दोगे और वो इसकी एंट्री उन्होंने पूछी सिर्फ उसी की, तो वो एंट्री हो जाएगी। कोई दिक्कत आएगी क्या भाई?
नहीं आनी चाहिए इसके अंदर दिक्कत। हाँ सर, अब ये जो है ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, अब ये भी दोनों जो अकाउंट देखोगे ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, सॉरी बिल फॉर कलेक्शन, एसेट और लाइबिलिटी वाला, और एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और ऑब्लिगेशन अकाउंट, तो वो भी आपको ऐसा लगेगा यार क्या बच्चों जैसा अकाउंट है, लेकिन है, ऐसे बनाने पड़ते हैं क्योंकि उनको ध्यान रखना होता है। देखो, ऑन 1/4/2011 बिल फॉर कलेक्शन वॉज 7 लाख। अब उनके लिए बिल फॉर कलेक्शन 7 लाख। बिल फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है, हम किसी और पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट करने वाले, तो हमारे लिए असेट भी है और हमारे लिए लाइबिलिटी भी है, उससे पैसा लेना भी है और उसको वापस देना भी है। तो असेट के बुक जो बिल फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट होगा उसका भी बैलेंस कितना 7 लाख और इसका भी कितना 7 लाख। तो ये देखो, असेट टू बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी बाय बैलेंस सीडी बीडी, सॉरी। ड्यूरिंग 2011-12 बिल रिसीव्ड फॉर द कलेक्शन अमाउंटेड टू रुपीज 64.5 लाख। अब 64.5 के बिल फॉर कलेक्शन और आए, बिल जो है वो कलेक्शन के लिए और आए, तो बिल फॉर कलेक्शन की एसेट भी बढ़ेगी, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। ये बिल फॉर कलेक्शन की एसेट भी बढ़ी और ये लाइबिलिटी भी, बिल फॉर कलेक्शन की लाइबिलिटी भी बढ़ी। तो एंट्री क्या हो रही है, बिल फॉर कलेक्शन टू बिल फॉर कलेक्शन, एसेट टू लाइबिलिटी। बिल कलेक्टेड जो है वो 47 लाख। अब इसमें से 47 के बिल कलेक्ट हो गए, तो एसेट भी खत्म हो गई और लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, क्यों कलेक्ट होते से हमको उनको पे करना। तो 47 की लाइबिलिटी भी, एसेट भी खत्म, लाइबिलिटी भी खत्म। बिल डिसऑनर वॉज 5.5 लाख। अब बिल डिसऑनर हो गए तो हमें तो उसको पैसा लेके इसको देना था। अब अल्टीमेटली अगर वो आगे वाला दे ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, एसेट भी कम करेंगे और लाइबिलिटी भी कम करेंगे। हम उसको कह देंगे भाई जिससे तुम्हारा बिल है वो पैसा दे नहीं रहा है, हम क्या करें, तुम तुम्हारा निपटो, ठीक है। तो हम एसेट भी हटाएंगे, लाइबिलिटी भी हटाएंगे। प्रिपेयर बिल फॉर कलेक्शन। अब इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली है क्या, एक बार अगर समझ लिया आपने तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आनी, आएगी भी नहीं, कोई आनी भी नहीं चाहिए। अब इसके अलावा प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और ऑब्लिगेशन अकाउंट, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और ऑब्लिगेशन अकाउंट है जो बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि बताना होगा कि कितना था शुरुआत के अंदर और फिर कितना कितना एक्सेप्टेंस किया और कितना कितना ऑब्लिगेशन है जो सर्टिफाई किया। वो कह रहा है शुरुआत के अंदर एक्सेप्टेंस नॉट सेटिस्फाइड जो वो कितने के 22,30,000। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी के जैसा काम करेगा। लाइबिलिटी के लिए जैसा क्यों, क्योंकि हमने गारंटी दी है किसी और की, तो अगर उसने नहीं दिया कल को तो हमें देना पड़ेगा। समझ आ रही बात? आउट ऑफ विच 20 लाख वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय द क्लाइंट। अब इसमें से जो 2230 थे उसमें से 20 लाख रुपए जो वो क्लाइंट ने पे कर दिया। तो क्या लिख देंगे, देखो ये लाइन समझिए, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी ETC पेड बाय क्लाइंट। इसमें से 20 लाख की, ये 20 लाख की मतलब कि 20 लाख मतलब 2000 की, ठीक है। ये इन्होंने 000 कर रखा है, मतलब 2000 जो इतना क्या कर दिया कस्टमर ने पे कर दिया। एंड द बैंक हैड ऑनर द रेस्ट। और बाकी की जो वो किसको पे करनी पड़ी, बैंक को पे करनी पड़ी। तो 2230 में से अगर 2000 की क्लाइंट ने दे दी तो 230 की हमने पे कर दी। शुरुआत की दिक्कतें खत्म हुई। और ये स्क्रूटनी अब एक्सेप्टेंस रजिस्टर जो है वो इस तरीके से चेक किया तो हमें इतना पता चला कि हमने इतनी गारंटी दी। ए के रिलेटेड 10 की दी, बी से रिलेटेड 12 की दी, सी से रिलेटेड 5 की दी, और इससे 8 और इसकी 5 और इसकी 270। तो जितनी गारंटी दी वो सारी यहाँ लिख दो। 10,000, 1,000, 1,200, 500, 800, 500, 270, ठीक है। ये 000 हटा रहे हैं। बैंक ऑनर, तो बैंक ऑनर जो वो कितना टोटल कर दोगे, बैंक ने कितना ऑनर किया, तो बैंक ने कितना ऑनर किया 1000। पार्टली पेड ऑन 30/9/2011, सॉरी पार्टी पेड हो, पार्टी जो है उसने पार्टी ने पे किया। तो ये बैंक के केस के अंदर नहीं, ये किस में 1200 पार्टी ने। पार्टी फेल टू पे एंड बैंक हैड टू ऑनर ऑन, और बैंक ने ऑनर किया यहाँ पर कितना 500। नॉट सेटिस्फाइड अप टू 31/3/2012, ये लास्ट के बैलेंस में आ जाएगा। कितना बैलेंस के अंदर 800 + 500 + 270। सर क्या कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी बता देता हूँ। देखो 5, 7, 7 दूनी 14 और 15। तो देखो जो हमने टोटल गारंटी दी उसमें से 1000 और 500 1500 तो की तो गारंटी जो क्या किसने पे की है, बैंक ने पे की है। टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड बाय बैंक कितना 1000, ये उन्होंने 1000 का अलग लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 500 का उन्होंने अलग लिखा। द कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी ETC ऑनर्ड बाय बैंक ऑन पार्टी फेलियर टू पे, पार्टी फेल हो गई उस वजह से हमने पे किया, ठीक है। और 1200 जो वो क्या कर दिया पार्टी का, पार्टी ने खुद ने पे कर दिया। तो क्या लिख दोगे, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेप्टेंस पेड बाय
पार्टी का पार्टी ने पेड कर दिया 1200, और बाकी का जो है 1570 जो है वो आपका क्या है लास्ट में बैलेंस शीट। सर मतलब क्या हुआ ये अकाउंट? कुछ भी नहीं, ये अकाउंट ऐसा है कि भाई आपका ऑब्लिगेशन कितना ड्यू है, उसमें से कितना आपने पे किया वगैरह, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप कहते हो कि जो जो गारंटी दी है उनसे रिलेटेड अकाउंट बनाते हो कि भाई आपने इतनी गारंटी दे रखी है और इतने साल गारंटी दी, इसमें से इतनी गारंटी जो कस्टमर ने पे कर दी और इतनी गारंटी जो हमने पे की, और इतनी गारंटी का बैलेंस अभी भी पड़ा है। क्लियर है? इससे नेक्स्ट वाला है जो ये वाला है, इसके अंदर बिल फॉर कलेक्शन और रिबेट ऑन, ये तीनों मिला के दे रखा है, तो अपन इसको भी देख लेते हैं। वैसे है तो ये भी इजी, लेकिन 3 पार्ट है, 3 पार्ट के अंदर दे रखा है। फॉलोइंग फैक्ट हैज़ बीन टेकन आउट फॉर द रिकॉर्ड ऑफ आदर्श बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 ऑन 1/4 बिल फॉर कलेक्शन जो वो 7 लाख। During 2011-12 bill received for collection amounted to rupees 64,50,000. Bill collected was 47. Bill dishonored and returned 550,500. Prepare bill for collection. तो असेट के अंदर 7 लाख का हो जाएगा, फिर 64,50,000 से बढ़ जाएगा, उसमें से 47 से कम कर देंगे और 550 से कम कर देंगे और बाकी का बैलेंस लिख देंगे, और जस्ट इसका ऑपोजिट जो है वो बिल फॉर कलेक्शन। सर ये अमाउंट भी सेम है और सारा कुछ सेम है? हाँ भाई सारा कुछ सेम है। तो बिल फॉर कलेक्शन एसेट 764, उसमें 47 का उन्होंने क्या कर दिया, ऑनर कर दिया, डिसऑनर कर दिया, और ये बैलेंस हो गया। सेम ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है, सेम डाटा भी सेम है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। It was found from the book that a loan of 6 lakh was advanced on 30th/9/2011 at 10% per annum interest payable half yearly. But the loan was outstanding on 30th/3/2012 without any payment recorded in the meanwhile. Either towards the अच्छा सी पॉइंट पे आ गए, सॉरी जो उसमें ज़्यादा आ गए, बी पॉइंट छोड़ दिया। On 1/4/2011 acceptance endorsement etc not yet satisfied amounted to rupees 14,50,000 by balance BD. ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और गारंटी अमाउंटेड टू 44 लाख। अब उसके बाद में हमने गारंटी और दी है 44 की, तो बाय साइड में बैंक ऑनर्ड एक्सेप्टेंस टू एक्सटेंट ऑफ 25 लाख टू कॉन्स्टिट्यूट लाइबिलिटी पेड बाय, वो बैंक जो है 25 लाख, क्लाइंट ने पे किया 10 लाख अगेंस्ट द गारंटी, क्लाइंट फेल टू 1 लाख विच वॉज बैंक हेड टू पे, तो कॉन्स्टिट्यूट लाइबिलिटी पेड बाय बैंक ऑन डिसऑनर बाय क्लाइंट, ठीक है। प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट ऑब्लिगेशन, कोई दिक्कत आएगी क्या? सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे, कर ही लेना चाहिए क्योंकि जो अपन ने ऊपर किया वैसा सेम है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम द बुक्स दैट ए लोन ऑफ 6 लाख वाज एडवांस ऑन 30th/9/2011 एट 10% पर एनम इन पेबल ऑन हाफ ईयरली, बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30th/3/2012 विदाउट एनी पेमेंट रिकॉर्ड इन मीनवाइल either toward principal toward interest. The security for loan was 10,000 fully paid security of 100 each. The market value was 98 as per the stock exchange information as on 30th September 2011. But due to fluctuation in price fall 40 per share in January 2012. On 30th/3/2012 the price as per stock exchange was 82 per share. State how would you classify the loan and security of unsecured वगैरह वो कह रहे हैं। तो देखो सिक्योरिटी वगैरह की वैल्यू होगी या फिर जो भी होगा इनका क्लासिफिकेशन होगा वगैरह, वो सारा कब होगा? बैलेंस शीट डेट पे होगा। तो बीच में शेयर की वैल्यू क्या थी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितनी कम हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट डेट पे उसकी क्या वैल्यू, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूशन होगी। तो इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत आसान है इसमें। For classifying loan as fully secured or otherwise, the value of security is on the last date of the year is considered. Value of security is 82 lakh, 8,20,000 covering the loan and interest due comfortably, hence it is treated as good or fully secured. तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किसके हिसाब से होगी? एट द ईयर एंड जो वैल्यू है शेयर की उसके हिसाब से 82 पर के हिसाब से, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो है इस साल का 98 है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो है वो 20 का क्रेडिट का, और बिल डिस्काउंट एंड परचेज जो है वो कितना 4 लाख है। इट इज असर्टेन दैट द प्रपोर्शनल डिस्काउंट नॉट येट अर्न फॉर द बिल टू मैच्योरिटी ऑन 2012-13 वाज अमाउंटेड टू रुपीज़ 14,000। वो कह रहा है कि अभी तक हमने कितना नहीं अर्न किया, तो 14,000 प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये देख लो शुरुआत के अंदर 20,000 का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का है, लास्ट के अंदर कितना 14,000 का है, तो बाकी का क्या हो जाएगा 6,000 का इंटरेस्ट और डिस्काउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट का शुरुआत का बैलेंस 98 ले रखा है, 6,000 ये हो गया, पूरा मिला के P&L में चला जाएगा। सर इस तरीके से नहीं करें, एंट्री के हिसाब से करें तो एंट्री के हिसाब से कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
समझ पा रहे हो बात। उस एंट्री के हिसाब से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। ये बैलेंस बीडी है, जो वो बैलेंस बीडी लिखा है एक्चुअल के अंदर वो क्या इसी साल का है, तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब क्लाइंट अकाउंट के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट। अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। और नो डाउट इतने आसान क्वेश्चन बैंकिंग के आते हैं जितने किसी के नहीं आते, और बहुत ही आसानी से आप इसका क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हो, मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस किया है तो उस केस के अंदर क्वेश्चन होंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो उस केस के अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे।